नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 12वें चैप्टर उष्मागतिकी का एक टॉपिक लेकर चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उष्मीय इंजन, उष्मा इंजन। इस वीडियो में हम उष्मीय इंजन के बारे में आधारभूत जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इसमें हम उष्मीय इंजन के प्रमुख भागों की यहां पर चर्चा करेंगे, कैसे काम करता है इसके बारे में यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ में हम देखेंगे किसी उष्मीय इंजन की दक्षता कितनी हो सकती है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि उष्मा इंजन, हीट इंजन होता क्या है। देखिए, उष्मा इंजन का कार्य होता है, उष्मा इंजन का जो मेन पर्पज होता है वो ये है कि ये उष्मा को लगातार कार्य में कन्वर्ट करता है। तो एक ऐसा यंत्र जो चक्रीय प्रक्रम के द्वारा, साइक्लिक प्रोसेस के द्वारा जो उष्मा है उसको कार्य में कन्वर्ट करता है, तो उसे हम उष्मीय इंजन कहेंगे। एक बार इसकी डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए कि एक ऐसा यंत्र जो चक्रीय प्रक्रम के द्वारा उष्मा को सतत रूप से कार्य में कन्वर्ट करता हो, उष्मीय इंजन कहलाता है। क्या कहलाएगा? उष्मीय इंजन कहलाएगा, हीट इंजन कहलाएगा। क्लियर? एक बार मैं डेफिनेशन पुट कर देता हूं, फिर इनके प्रमुख भागों के बारे में चर्चा करेंगे और कैसे काम करता है इसके बारे में भी यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए कि ऐसा यंत्र जो चक्रीय प्रक्रम के द्वारा उष्मा को सतत रूप से कार्य में कन्वर्ट करें, कार्य में बदलता हो, उष्मा इंजन कहलाता है। उष्मा इंजन कहलाता है। क्लियर? तो देखिए, जो उष्मीय इंजन होते हैं वो चक्रीय प्रक्रम पर आधारित होते हैं और इनके द्वारा उष्मा कार्य में रूपांतरित होती है। तो देखिए, चक्रीय प्रक्रम हमने लास्ट वीडियोज में देख लिए हैं कि चक्रीय प्रक्रम का मतलब है कि यदि कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है तो उस प्रक्रम को हम चक्रीय प्रक्रम कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहा जाता है। क्लियर? और देखिए, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर यदि हम P और V के मध्य ग्राफ खींचें तो उस ग्राफ में एक आपको लूप प्राप्त होगा और उस लूप का जो क्षेत्रफल होता है वो ही साइक्लिक प्रोसेस में कार्य के इक्वल होता है। हम आपको बता दें कि साइक्लिक प्रोसेस में, चक्रीय प्रक्रम के अंदर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होता है। आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम अवस्था सेम होती है। तो चक्रीय प्रक्रम के अंदर किसी निकाय को दी गई संपूर्ण उष्मा है वो कार्य में कन्वर्ट हो जाती है। दी गई सारी की सारी जो उष्मा है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? दी गई उष्मा, टोटल जो उष्मा है वो कार्य में कन्वर्ट होती है। आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर? अब देखिए, यहां पर हम चर्चा करते हैं किसी उष्मीय इंजन के प्रमुख भागों की, उसकी बनावट की। जो मेन जो ढांचा है उसकी यहां पर हम बात करेंगे। जो आंतरिक बारीकियां हैं उनके बारे में यहां पर हम चर्चा नहीं करने वाले हैं। मुख्य जो ढांचा है वो हम यहां पर देखने वाले हैं। उष्मीय इंजन के प्रमुख भाग, इंजन के प्रमुख भाग। देखिए, उसमें इंजन के 3 भाग हम ले सकते हैं। पहला जो भाग है वो देखिए क्या है? पहला जो भाग है वो है स्रोत। देखिए, मैं एक ब्लॉक डायग्राम के जरिए आपको समझा देता हूं कि क्या होता है। ये हमारे पास में है स्रोत, ये यहां पर हमने दिखाया है स्रोत,
देखिए स्रोत किसे कहेंगे, ये यहां पर है कार्यकारी पदार्थ, उसमें इंजन का दूसरा भाग, और ये यहां पर है उसमें इंजन का तीसरा और अंतिम भाग, सिंक। देखिए ये तीन प्रमुख भाग होते हैं, स्रोत, कार्यकारी पदार्थ और सिंक। ये जो स्रोत होता है ये उच्च ताप वाला भाग होता है, जिसका टेम्परेचर हम कितना कंसीडर कर लें, T1। ये उच्च ताप वाला भाग होता है, इसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है। उच्च ताप और अनंत ऊष्माधारिता वाला ये भाग होता है। तो जो स्रोत है वो उच्च ताप वाला हिस्सा होता है, इसका उच्च ताप व अनंत ऊष्माधारिता, अनंत ऊष्माधारिता वाला हिस्सा होता है, धारिता वाला भाग होता है। इसका जो टेम्परेचर है वो हम T1 लेकर चलेंगे और उच्च तापमान होता है। ये जो T1 है वो है उच्च ताप, क्लियर। इसकी जो धारिता है ऊष्माधारिता अनंत, ऊष्माधारिता क्या होती है, अनंत होती है। अर्थात इसमें से कितनी भी ऊष्मा निकाल लें या दे दें, इसके टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर T1 ही रहेगा, अनंत ऊष्मा ग्रहण कर सकता है, अनंत ऊष्मा उत्सर्जित कर सकता है, फिर भी इसके टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। इट मीन्स इसकी ऊष्माधारिता अनंत है, क्लियर। तो ये उच्च ताप और अनंत ऊष्माधारिता वाला भाग होता है, जिसको हम स्रोत कहते हैं। इसका जो टेम्परेचर है वो हमने T1 कंसीडर कर लिया है। दूसरा जो भाग है वो है कार्यकारी पदार्थ। कार्यकारी पदार्थ ये एक तरीके से विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटता है। यही है कार्यकारी पदार्थ ही चक्रीय प्रक्रम से गुजरता है। कार्यकारी पदार्थ ही क्या होता है, विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटता है। इसी का ही मतलब जैसे हम बात करें उष्मागतिक प्रक्रम और चक्रीय प्रक्रम की, तो वो चक्रीय प्रक्रम से कार्यकारी पदार्थ ही गुजरता है, क्लियर। तो देखिए ये जो कार्यकारी पदार्थ है वो किसी लिक्विड के रूप में हो सकता है, गैस के रूप में हो सकता है, पेट्रोल, डीजल जैसे जल भी हो सकता है, कोई अन्य लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है। और कार्नो ने, एक साइंटिस्ट रहे हैं सारी कार्नो, उन्होंने ये कहा कि मैं एक 100% दक्षता वाले इंजन का निर्माण करूंगा। उन्होंने कार्यकारी पदार्थ के रूप में आदर्श गैस को यूज में लिया, क्लियर। तो यहां पर कार्यकारी पदार्थ के रूप में आदर्श गैस हो सकती है, कोई गैस हो सकती है, जलवाष्प हो सकती है, जल हो सकता है, पेट्रोल, डीजल, इनमें से कोई ऑयल भी हो सकता है, क्लियर। जैसे हम किसी इंजन की बात करें तो इंजन के अंदर हम कोई भी जो इंजन होता है वो पेट्रोल से चलता है, डीजल से चल सकता है, केरोसिन से भी चल सकता है। वो अलग अलग प्रकार के इंजन होते हैं। तो एक्चुअल में जो पेट्रोल, डीजल या केरोसिन का हम यूज करते हैं वो इस स्रोत को ऊष्मा प्रदान करते हैं, स्रोत का तापमान उच्च बनाए रखने का काम करते हैं। कार्यकारी पदार्थ अलग है। जैसे हम बात करें किसी इंजन की, तो इंजन पेट्रोल से चल रहा है या डीजल से चल रहा है या केरोसिन से चल रहा है। इसका मतलब है कि जो केरोसिन जलता है, पेट्रोल जलता है, तब इसका जो तापमान है स्रोत का वो उच्च बना रहता है। तो जो स्रोत है वो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इनसे ऊष्मा ग्रहण करता है और वो जो ऊष्मा है वो कार्यकारी पदार्थ को देता है। किसको देगा, कार्यकारी पदार्थ को ऊष्मा देगा। खुद जलता है और कार्यकारी पदार्थ को ऊष्मा देगा, जिसको हम Q1 से लिख रहे हैं। किससे लिखा जा रहा है, Q1 से लिखा जा रहा है। तो जो स्रोत है वो उच्च ताप वाला, अनंत ऊष्माधारिता वाला भाग होता है। और इसको ऊष्मा कहां से मिलती है, पेट्रोल से, डीजल से, केरोसिन से, जो हम इंजन में डालते हैं और जो जलकर खत्म हो जाता है। तो वो स्रोत उच्च तापमान पर बना रहता है। केरोसिन, डीजल, पेट्रोल के जलने पर उसको ऊष्मा मिलती है और वही ऊष्मा क्या करता है, ये कार्यकारी पदार्थ को दे देता है। और कार्यकारी पदार्थ के रूप में क्या हो सकता है, पेट्रोल, डीजल, ये अलग है। इसका तापमान उच्च रखने वाला अलग है। इसके अंदर हो सकता है कार्यकारी पदार्थ के अंदर कोई ऑयल हो, ठीक है, और हो सकता है जलवाष्प भी हो, जल भी हो, ठीक है। जैसे हम बात करें कि भाई इंजन चलता है, कोई भी जो इंजन है वो पेट्रोल का इंजन है, तो पेट्रोल का इंजन है, इसका मतलब कार्यकारी पदार्थ है वो पेट्रोल नहीं है।
इसका मतलब यह है कि स्रोत का जो उच्च तापमान बनाए रखने वाला जो पदार्थ है वो पेट्रोल है। क्लियर? तो यहां पर जो स्रोत है उसका उच्च तापमान बनाए रखने वाला जो पदार्थ है वो हम उस इंजन के अंदर डालते हैं, रेगुलर डालते हैं, जिससे वो धीरे धीरे खर्च हो जाता है, उष्मा बनाए रखने का काम करता है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन उस रूप में होता है। क्लियर? और कार्यकारी पदार्थ है वो तो लगातार उसी के अंदर ही बना रहता है, एक पिस्टन में भरा होता है और उसी में ही लगातार उसका प्रसार संपीड़न होता रहता है। क्लियर? चलिए मैं एक एक करके इन चीजों को धीरे धीरे समझा देता हूं। कार्यकारी पदार्थ इसके रूप में देखिए जलवाष्प हो सकती है, जलवाष्प हो सकती है, कोई वायु भी हो सकती है, जल खुद भी हो सकता है, इसके अलावा पेट्रोल हो सकता है, कोई अन्य ऑयल भी यहां पर हम यूज में ले सकते हैं। ठीक है, एक पिस्टन में भरा होगा। मैं देखो थोड़ा सा एक मॉडल के जरिए आपको फिर से समझाऊंगा कैसे काम करता है ये। फिर अंत में हम देखते हैं यहां पर तीसरा और इसका जो अंतिम जो भाग होता है वो है सिंक। सिंक देखिए ये एक निम्न ताप वाला भाग होता है, निम्न ताप इसका होता है। ये इसका जो टेम्परेचर है वो हम T2 कंसीडर कर लेते हैं और ये जो टेम्परेचर T2 है वो निम्न होता है, इसका टेम्परेचर कम होता है। हालांकि इसकी ऊष्माधारिता भी अनंत होती है, इसकी ऊष्माधारिता भी कितनी होती है? ऊष्माधारिता अनंत होती है। एक बार इसको हम क्लियर कर देंगे कि ये जो सिंक है वो क्या चीज है। देखिए पिस्टन के चारों ओर का जो वातावरण होता है वही सिंक है। वही क्या है? सिंक। मतलब समझिए कि जैसे पिस्टन है, देखो ऐसे मैं समझा रहा हूं आपको कि ये हमारे पास में एक किसी इंजन का एक छोटा सा हिस्सा मैंने यहां पर दिखाया है। यहां पर ये भरी हुई है कोई गैस, गैस भरी हुई है या कोई कार्यकारी पदार्थ यहां पर है। देखो मैं अब ज्यादा आप बोर्ड पर फोकस कर लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां से इस हिस्से को हम दे रहे हैं, ये है हमारे पास में, ये जो मैंने यहां पर इस तरीके से दिखाया है, ये हमारे पास में है स्रोत। ये क्या है? स्रोत है। और इस स्रोत को हम यहां से दे रहे हैं उष्मा। यहां से हम इसको जैसे क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में इसको गर्म कर रहे हैं। एक्चुअल में इसको क्या किया जा रहा है? गर्म किया जा रहा है। जैसे मैंने गर्म करने का तरीका इस तरीके से दिखा दिया है। भाई गर्म कौन कर रहा है? हम पेट्रोल यहां पर डाल रहे हैं, पेट्रोल का इंजन है तो पेट्रोल यहां पर डालेंगे, ये जलेगा, ये जलेगा तो ये स्रोत गर्म हो जाएगा। ये स्रोत क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, लगातार एक समान ताप के ऊपर बना रहता है। जब ये इसको उष्मा देता है तो कार्यकारी पदार्थ के अंदर प्रसार होता है। कार्यकारी पदार्थ के अंदर क्या होता है? प्रसार होता है, प्रसार संपीड़न इस तरीके से चलता रहता है। तो देखो यहां से जैसे ये वाला जो हिस्सा होता है, ये जैसे यहां से किसी घिरनी से जुड़ा हुआ हो तो ये जब इसमें प्रसार होता है तो ये घिरनी घूमती है। तो यहां पर कुछ जब इसमें प्रसार होगा तो कार्य होगा। क्या होगा? कार्य। फिर इस पिस्टन को वापस उसी पोजीशन पर ले आते हैं, फिर ये पिस्टन इस तरीके से आगे पीछे चलता है। तो कार्यकारी जो पदार्थ होता है ये क्या है? एक कार्यकारी पदार्थ मैंने दिखाया है। तो इस कार्यकारी पदार्थ के अंदर प्रसार और संपीड़न लगातार होता रहता है। प्रसार होगा, संपीड़न, प्रसार, संपीड़न इस तरीके से होगा। तो यहां पर हमें कार्य प्राप्त हो जाएगा। यहां पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? कार्य प्राप्त हो जाएगा। तो यह ऐसे काम करता है। फिर हम बात करें कि भाई इसमें सिंक कहां है, तो देखो सिंक ये जो कार्यकारी पदार्थ है इसके चारों ओर ये जिस पिस्टन में भरा हुआ ये भी एक सिंक का ही काम करते हैं। यहां पर जो चारों ओर का वातावरण है ये भी सिंक ही है। ये भी क्या है? सिंक ही है। तो हमारा जो कोई भी इंजन है जिसमें कार्यकारी पदार्थ भरा होता है उसके चारों ओर का जो वातावरण है वो ही सिंक है। हमारा जो प्रवेश है, वातावरण है, वो ही सिंक है। और उसमें इंजन के द्वारा लगातार उष्मा का उत्सर्जन किया जाता है। ना चाहते हुए भी होती है उष्मा का उत्सर्जन। तो देखो यहां से कुछ उष्मा का उत्सर्जन यहां पर होता रहेगा। कार्यकारी पदार्थ के द्वारा उष्मा का उत्सर्जन जो होता है जिस वातावरण में होता है उसी को ही हम सिंक कह रहे हैं। कोई अलग से कोई मैटर नहीं है भाई ये लगा होता है कि भाई इसमें उष्मा चली जाएगी, उसको हम सिंक कह देंगे। जो कार्यकारी जिस पदार्थ में भरा है, जिस पात्र में भरा है, वह पात्र उसके चारों ओर का भाग किसका काम करता है? सिंक का काम करता है। इसको दिमाग में फिट बैठा लीजिए, क्लियर कर लीजिए। एक बार देखो, फिर से देखेंगे, समझेंगे इसको
कि किसी भी ऊष्मीय इंजन के अंदर 3 भाग होते हैं, स्रोत, कार्यकारी पदार्थ और सिंक। ये जो स्रोत होता है वो उच्च ताप वाला भाग होता है और सिंक निम्न ताप वाला भाग होता है। कार्यकारी पदार्थ इसके मध्य में मौजूद होगा, स्रोत के द्वारा लगातार ऊष्मा दी जाएगी, इसमें चक्रीय प्रक्रम होगा और चक्रीय प्रक्रम के द्वारा हमें कुछ कार्य भी प्राप्त हो जाता है, कुछ कार्य प्राप्त होगा W, और शेष जो हिस्सा है ऊष्मा का वो सिंक को दे दिया जाता है। शेष हिस्सा किसको दे दिया जाता है? सिंक को, जो चारों ओर का वातावरण होता है। इसको हमने क्लियर कर दिया है। अब यहां पर कार्य कितना होगा? इसने Q1 ऊष्मा ली, Q2 दे दी, तो बाकी की जो ऊष्मा बची ना Q1 माइनस Q2, इतना कार्य होगा। कार्य कितना होगा? Q1 माइनस Q2 के इक्वल कार्य हो जाएगा। क्लियर? तो स्रोत, कार्यकारी पदार्थ और सिंक ये निम्न ताप वाला हिस्सा होता है। ये क्या होता है? यह है निम्न ताप। निम्न ताप, इसको हम T2 से लिख रहे हैं, वह अनंत उष्मा धारिता वाला भाग होता है। अनंत उष्मा धारिता वाला भाग होता है। इसका टेम्परेचर बहुत कम होगा, स्रोत की तुलना में कम होगा। क्लियर? तो देखिए, कोई भी जो उसमें इंजन है उसके प्रमुख 3 भाग होते हैं। स्रोत उच्च ताप वाला भाग होता है, इसको कुछ ऊष्मा देगा और ये क्या करता है? कुछ कार्य कर लेता है। शेष जो ऊष्मा का हिस्सा होता है वो सिंक को दे देता है। सिंक एक्चुअल में चारों ओर का वातावरण है, प्रवेश है। क्लियर? तो यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए, हम बात करते हैं किसी भी ऊष्मीय इंजन की दक्षता की। भाई कोई भी जो ऊष्मीय इंजन है उसकी दक्षता कितनी हो सकती है? तो देखिए, हमारे जो पेट्रोल डीजल की जो इंजन होते हैं उनकी जो दक्षता है वो 40 से 50% के मध्य बनी रहती है। 45-50 किसी भी इंजन के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेज करके उनकी दक्षता को 1-2% इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, जो हम वाहनों की बात करें, इनके अंदर भी इंजन लगा होता है, तो सभी वाहनों की जो यदि हम एवरेज देखें तो वो उनका एवरेज अलग अलग होता है कि भाई 1 लीटर के अंदर 1 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर गाड़ी चलेगी, तो वो सबकी अलग अलग होती है। तो क्या होता है, उनके अंदर इंजन अलग अलग होंगे। उसमें भी पिस्टन युक्त इंजन होते हैं, तो 5 पिस्टन इंजन होता है, 7 पिस्टन इंजन होता है, 3 पिस्टन इंजन होता है, और जितने पिस्टन होंगे उसमें उतने ही ज्यादा पावर होगा, हालांकि उसकी दक्षता उतनी कम होगी। क्लियर? तो देखिए, अब यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं किसी भी ऊष्मीय इंजन की दक्षता के बारे में। चलिए, मैं एक बार इन सबको हटा देता हूं, फिर हम बात करेंगे यहां पर किसी ऊष्मीय इंजन की दक्षता के बारे में। अब यहां पर हम बात करेंगे किसी ऊष्मीय इंजन की दक्षता के बारे में। ऊष्मीय इंजन की दक्षता, इंजन की दक्षता। देखिए, किसी ऊष्मीय इंजन की दक्षता का मतलब क्या है कि हम उसको ऊष्मा दे रहे हैं और उस ऊष्मा से कि हमें कितना कार्य प्राप्त हो रहा है। तो किसी ऊष्मीय इंजन के द्वारा ऊष्मा को कार्य में बदलने की जो क्षमता है उसी को ही हम ऊष्मीय इंजन की दक्षता कहेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी ऊष्मीय इंजन के द्वारा ऊष्मा को कार्य में बदलने की क्षमता ऊष्मीय इंजन की दक्षता कहलाती है। हम इसको दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी ऊष्मीय इंजन द्वारा प्राप्त कार्य तथा ऊष्मीय इंजन को दी गई ऊष्मा का जो अनुपात होता है उसको हम किसी ऊष्मीय इंजन की दक्षता के इक्वल पुट कर सकते हैं। क्लियर? तो देखिए, ऊष्मीय इंजन की जो दक्षता है उसको हम नीटा से पुट कर रहे हैं। ये क्या है? ग्रीक भाषा का वर्ड है नीटा, ऊष्मीय इंजन की दक्षता। तो ऊष्मीय इंजन के द्वारा किया गया कार्य, ऊष्मीय इंजन के द्वारा किया गया कार्य, उसमें इंजन के द्वारा किया गया कार्य तथा इंजन को दी गई ऊष्मा, इंजन को दी गई ऊष्मा, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसको हम ऊष्मीय इंजन की दक्षता कहेंगे। W बट्टे में
Q1। अब देखिए ऊष्मागतिकी का पहला नियम हमें क्या कहता है? ऊष्मागतिकी के फर्तम नियम से पहले नियम से हम क्या जानते हैं? डेल्टा Q इक्वल टू du प्लस में डेल्टा W, ये हम जानते हैं। और हम ये जानते हैं कि चक्रीय प्रक्रम में du बराबर 0 होता है। चक्रीय प्रक्रम में du बराबर होता है 0, क्योंकि उसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था सेम होती है, और प्रारंभिक और अंतिम अवस्था सेम होती है तो ताप में परिवर्तन 0, और जब ताप में परिवर्तन 0 होता है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी 0 होगा। और यहां पर जो ऊष्मीय इंजन काम करता है वो चक्रीय प्रक्रम पर आधारित होता है, तो इसमें आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो शून्य होता है। क्लियर? 0, तो हमारे पास में क्या आ गया? डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W। जो कार्य है वो उष्मा में परिवर्तन के इक्वल होगा। तो यहां पर दी गई उष्मा, तो इसके द्वारा ली गई उष्मा तो है Q1, उत्सर्जित उष्मा है Q2, तो Q1 माइनस Q2 के इक्वल जो ऊर्जा में परिवर्तन, उष्मा में परिवर्तन हुआ, वही कार्य के इक्वल होता है। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा? नीटा बराबर, तो जो W है, W हमारे पास में है वो Q1 माइनस Q2 के इक्वल आ जाएगा, और नीटा बराबर हमें मिल जाएगा, देखो W अपॉन में Q1 बराबर Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1। और किसी भी उसमें इंजन की दक्षता को यदि हम परसेंटेज में निकालें तो Q2 अपॉन में Q1 इंटू में 100%, इंटू में 100%, इस तरीके से हम पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास में आ गई है उसमें इंजन की दक्षता का फॉर्मूला, सूत्र। देखो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। क्लियर? अब यहां पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि किसी भी उसमें इंजन की दक्षता कितनी हो सकती है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि पेट्रोल डीजल वाले जो इंजन है इनकी दक्षता 40-50% तक होती है, 50% के लगभग होती है, जो इसका मतलब है कि आधी उष्मा को ही कार्य में कन्वर्ट कर पाता है। हम बात करें किसी ऐसे इंजन की इसकी दक्षता 100% हो, हालांकि ऐसा संभव नहीं है। एक आदर्श इंजन की दक्षता 100% होती है। हम अगला जो हमारा पार्ट होगा, अगला जो हमारा वीडियो होगा, उसमें हम कार्नो इंजन की चर्चा करेंगे। एक वैज्ञानिक रहे हैं साडी कार्नो, उन्होंने एक ऐसे इंजन का निर्माण करने का प्रयास किया जिसकी दक्षता 100% हो। हालांकि पॉसिबल नहीं है, बट उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट जरूर दिया। तो देखिए यहां पर किसी भी इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती, बट आदर्श इंजन की दक्षता 100% कंसीडर कर सकते हैं। आदर्श इंजन की दक्षता हम कितनी ले सकते हैं? 100% ले सकते हैं। और इसके अलावा जो वास्तविक जो इंजन होते हैं, व्यवहार में जो हमारे पास में हम जो इंजन बनाते हैं, यूज में लेते हैं, वास्तविक इंजन की दक्षता कभी भी 100% नहीं होती, कभी भी 100% नहीं होती। हम पेट्रोल डीजल के इंजन की बात करें तो उनकी दक्षता 40, 50, 55% तक हो सकती है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? देखिए इस वीडियो में हमने उसमें इंजन के बारे में बेसिक जानकारी ली है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें प्रमुख भाग क्या होते हैं, किसी उसमें इंजन की दक्षता कितनी होती है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हमने चर्चा की है। आगे जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा वो कार्नो इंजन पर आधारित होगा, और उससे पहले हम एक वीडियो और आपके लिए लेकर आएंगे, रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है। उसमें इंजन में तो क्या होता है, उष्मा कार्य में कन्वर्ट होती है, तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके पश्चात हम कार्नो इंजन को भी पढ़ने वाले हैं। क्लियर? आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।